नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोग्रेस पॉइंट में और मैं हूं डॉक्टर ऋचा शर्मा। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बीएड के अंदर जो सेकंड सेमेस्टर है, सॉरी थर्ड सेमेस्टर है, सेकंड ईयर है और उसके अंदर आपका निर्देशन एवं परामर्श नाम का एक पेपर है, यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। उससे संबंधित हम पहले भी वीडियोस डाल चुके हैं। यहाँ पर आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, निर्देशन एवं परामर्श में व्यक्तिगत परामर्श। इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, क्यों होना चाहिए एक व्यक्ति के जीवन के अंदर, बहुत सारी बातें हैं। वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपसे एक बात कह लेती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता जाए। साथ ही साथ मैं इससे संबंधित जो एग्जाम में आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी वीडियो के रूप में बनाती हूँ और आप लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ। तो आप उनको भी उतार लें, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ वहीं से आने हैं। ठीक है। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग आगे उसको देख सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं और मैं भी आपसे मोटिवेट हो सकती हूँ। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक में हमारे लिए क्या है। जैसे कि हम सभी जानते हैं यहाँ पर कि निर्देशन एवं परामर्श में व्यक्तिगत परामर्श क्या है। हम सभी जानते हैं कि हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पर एक सामाजिक रूप होता है, और सामाजिक रूप में अगर हम रहते हैं तो हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं से घिरा होता है, क्योंकि जीवन बहुत ही सुलभ नहीं होता। जीवन में हर पल कोई ना कोई ऐसी कमियां होती हैं या ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिनको हम करने में लगे रहते हैं, जिनकी पूर्ति करने में लगे रहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाती हैं और संघर्ष से हमारा जीवन भरा होता है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं और हर पक्ष से समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को हम बहुत सारे रूप, ऐसे समाधान भी होते हैं। कहते हैं एक अगर कोई समस्या है तो उसके 100 समाधान होंगे, परंतु हमें कभी कभी ऐसे दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता भी होती है कि समाधान हमारे पास नहीं होता है। हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कहते हैं कि एक समस्या की समाधान निकाला, तब तक दूसरी समस्या हमारे सामने आ जाती है। तो इसी तरीके से जब हमारा जीवन सुलझा हुआ नहीं होता, बहुत बुरी तरह से उलझ जाता है, तो वहां पर हमें किसी की आवश्यकता होती है कि कोई व्यक्ति हमारी समस्या को सुने, समझे और हमें उचित रूप से गाइडेंस दे। तो वहां पर हम उसको कहते हैं व्यक्तिगत रूप से। अब यहाँ पर जब हमारा व्यक्तिगत रूप से हम किसी से परामर्श लेंगे, निर्देशन लेंगे, तो वहां पर हम केवल उसके बीच में दो व्यक्ति होते हैं, एक परामर्शदाता और एक परामर्श प्रार्थी। ठीक है। तो वहां उसी के हिसाब से हमारी समस्याएं देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं, समझी जाती हैं और उसी के हिसाब से उचित रूप से हमें समाधान भी दिया जाता है। तो आज के यहाँ पर वीडियो में हम देखते हैं कि निर्देशन एवं परामर्श में व्यक्तिगत परामर्श क्या है। तो सबसे पहले जो हम पॉइंट लेते हैं वो है इसके सामान्य व्यक्तिगत समस्याएं एवं आवश्यकताएं, यानी कि जो नॉर्मल जीवन के अंदर हमारी कुछ समस्याएं होती हैं, वहां पर हम कैसे उनको सुलझा सकते हैं। तो सामान्य रूप से है ये व्यक्तिगत, इसको वैयक्तिक रूप से भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि विकास से संबंधित समस्याएं, सॉरी स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास से संबंधित समस्याएं। जब जीवन के अंदर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई कमी होगी, परेशानी होगी, कष्ट होगा, तो वहां पर हमारे शरीर का उचित रूप से विकास भी नहीं हो सकता, ग्रोथ भी नहीं हो सकती है, वहां पर कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। तो सबसे पहले हमारा सुख जो है वो है स्वस्थ दृष्टि से। यदि हम शारीरिक रूप से हम परेशान हैं, अब वो शारीरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सारी परेशानी हो सकती हैं, यानी कि हमारी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है तो हम परेशान हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम बीमार भी पड़ते हैं तो हम परेशान हैं। एक छोटा बच्चा अगर घर में बार बार बीमार होता है तो पूरा परिवार ही डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो वो परेशान है, वो खाना नहीं खा रहा है तो वो परेशान है, वो सही रूप से अपना व्यवहार नहीं कर रहा है तो वो परेशान है। बहुत तरीके ऐसे होते हैं जहाँ पर एक ना एक परेशानी लगी रहती है, जो कि शारीरिक दृष्टिकोण से होती है। इसके अंदर स्वास्थ्य सबसे पहले होता है। यदि स्वास्थ्य सही है तो हमारा दिमाग भी उचित रूप से कार्य करता है, इसीलिए स्वस्थ होना एक व्यक्ति के लिए सबसे पहला सुख भी बताया गया है। तो यहाँ पर इसी के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसके विषय में जो परामर्श दिया जाता है उसको कहा जाता है स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास से संबंधित समस्याएं। दूसरा, यदि हम यहाँ देखते हैं तो सामाजिक संबंधों की समस्याएं। सामाजिक संबंध
वो चीज़ है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे हम परिवार के अंदर हम जैसे किसी बच्चे की जब तक शादी नहीं होती है तो वो अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है, लेकिन जैसे ही वो परिवार के अंदर जुड़ जाता है, उसकी शादी हो जाती है, वहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। अब वो जिम्मेदारी सबसे पहले उसकी पत्नी की हो जाती है, माता के प्रति तो थी ही, पिता के प्रति थी, परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति थी। अब सामाजिक दृष्टिकोण से भी उसको बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अब यहाँ पर उनमें जब संबंध जब बनते हैं तो वहाँ पर संघर्ष भी उत्पन्न होता है, वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। अब यहाँ पर विचार एक लड़की के अलग थे पहले, क्योंकि वो दूसरे परिवार से आई थी, और लड़के के कुछ अलग थे क्योंकि उनका परिवार कुछ और था। जब दोनों मिलते हैं तो दोनों का समायोजन होना चाहिए, तो वहाँ पर वो नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर संघर्ष होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक की स्थिति ऐसी पहुंच जाती है कि डाइवोर्स तक की स्थिति आ जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर एक परामर्श जब दिया जाता है कि किस तरीके से अपने परिवार को बचाया जा सकता है, और बचाने के बाद उसको और मजबूती दी जा सकती है उस संबंध को। तो यहाँ पर ये हमारी दूसरी जो समस्याएं होती हैं वो है सामाजिक संबंधों की समस्याएं। जैसे पहले के समय में कुछ और होता था कि वहाँ पर जो भी है, एक बार जिस जीवन में बंध गए हम, वहाँ पर हमको निर्वहन करना ही होगा। लेकिन आज का वर्तमान समय जो है बहुत सारी कठिनाइयों को लेकर के आता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जहाँ लड़की हो या लड़का हो, समायोजन की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। जो आज के समय में हम देख रहे हैं, जो डाइवोर्स के केसेस हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर समायोजन का उचित प्रबंधन नहीं होता है। तीसरी समस्या जब हमारे सामने आती है तो वो पारिवारिक जीवन व संबंधों से संबंधित समस्याएं होती हैं। जैसे अभी बताया था हमने, पारिवारिक रूप से संबंध, यानी कि परिवार को किस तरीके से सहयोग करना है। परिवार में अगर एक व्यक्ति भी बिगड़ जाता है या उसके विचार अपने परिवार से नहीं मैच खाते हैं, तो वहाँ पर सामाजिक रूप से हम देखते हैं तो पहले अलग स्थिति हो जाती है, लेकिन परिवार से ही हमें समाज में अपना प्रदर्शन करना होता है। तो परिवार को सबसे पहले हमें ये देखना है, यदि परिवार में 4 व्यक्ति हैं और चारों के मतभेद हैं तो वो परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता। पहले के परिवार में अगर 20 लोग भी एक साथ रहते थे तो सुखी और संपन्न रहते थे वो, लेकिन आज के परिवार में क्या है, अगर हम 4 व्यक्ति भी रह रहे हैं, जैसे माता पिता और दोनों संतान हैं, तो वहां पर उनके साथ भी हमारे वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। तो वहां पर सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि परिवार को किस तरीके से मजबूती देनी होती है, और यदि परिवार हमारा मजबूत है तो हम हर समस्या से लड़ने के लिए एक हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि पारिवारिक जीवन जो है उसके अंदर हमारे जो संबंध होते हैं उनको किस तरीके से हमें मजबूत बनाना होता है। ठीक है, ये हमारी तीसरी समस्या हो गई। चौथी समस्या हमारी आती है संवेगात्मक व्यवहार संबंधी समस्याएं। हर व्यक्ति, जब व्यक्ति है तो उसके अंदर इमोशंस होंगे और भाव होगा। ये पक्ष ऐसा होता है कि इसको हम बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर बोलते हैं। यदि यहाँ पर एक व्यक्ति के अंदर कठोर व्यवहार है और बाकी के जो व्यक्ति हैं उनके अंदर संवेग छुपे हुए हैं, तो यहाँ पर कठोर व्यवहार वाला अपने व्यवहार से दूसरे व्यक्तियों को जब प्रभावित करता है तो सारे लोग जो है, जो जिनके अंदर इमोशनल फीलिंग्स थी, उनको वो प्रभावित करता है। जैसे कि माता पिता के लिए सबसे पहला सुख जो होता है वो होता है उसकी संतान। यदि संतान उनके साथ अभद्र व्यवहार करती है तो वहाँ पर जो है माता पिता हर्ट होते हैं। तो इसी तरीके से एक छोटा बच्चा भी होता है। एक छोटे बच्चे के अंदर, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो हर्ट हो जाती हैं बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पर। तो वो क्यों होती हैं? ये संवेग वो चीज़ है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ दे, या फिर एक कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि वहाँ पर हटा भी देता है। तो यहाँ पर संवेग जो है अगर नहीं होगा तो वो एक जानवर की कैटेगरी में आएगा, और संवेग अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो वहाँ पर वो एक मनुष्यता का भाव होता है। यहाँ कुछ ज़्यादा इमोशन जब जागृत हो जाते हैं तो वो भी हानिकारक होता है, और नहीं होते हैं तो वो भी हानिकारक होता है। इमोशन सबके अंदर होते हैं, किसी न किसी रीजन से या तो वो दबा लेता है और या फिर वो बहुत ज़्यादा निकल पड़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये संवेगात्मक जो व्यवहार है ये भी हमारी एक समस्या के रूप में, ये ना तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए और ना ही कम होने चाहिए। ठीक है, अब आता है यहाँ पर 5th नंबर पर यौन प्रेम व विवाह संबंधी समस्याएं। ये हमारे सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं आज के वर्तमान के समय में, यदि हम पहले पुराने विचारों के अंदर जाएं तो वहाँ पर हमारा ये चीज़ें जो है
दो रूप से, यौन और प्रेम संबंध। ये दो चीजें ऐसी होती थी जो समाज में या परिवार के सामने रखने में एक शर्मिंदगी फील की जाती थी। लेकिन आज बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए समाज के अंदर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर एक समाज के अंदर वो चीजें हमारे अंदर धारण होनी चाहिए कि यदि बच्चे को समय रहते हुए यौन शिक्षा नहीं दी गई तो यहाँ पर गुड टच, बैड टच ये क्या होता है वो नहीं समझेगा। क्योंकि बाहरी समाज, बाहरी जो असामाजिक तत्व हम जिनको बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को, हमारे व्यक्ति को हानि पहुंचा सकता है। तो इसकी शिक्षा देना भी अत्यंत आवश्यक है कि बच्चा इस फीलिंग को समझे कि ये टच जो है ये सही नहीं है, इसको कहा जाता है बैड टच। तो यहाँ कौन सा बैड टच है, कौन सा गुड टच है, इस चीज का एक अंतर जो होता है वो बच्चे को बताना आवश्यक होता है। दूसरी बात आती है प्रेम। प्रेम क्या है? प्रेम हमारे अंदर एक ऐसी सौंदर्यता का भाव प्रदर्शन करता है। लेकिन यहाँ पर हम प्रेम की दृष्टिकोण से यदि देखते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे पहलू सामने आ जाते हैं जिसको कि गलत रूप दे दिया जाता है। प्रेम क्या है, उसकी सही सही परिभाषा समाज में व्यक्ति के रूप में दे दी जानी चाहिए, जिससे कि वो सही रूप से उचित और अनुचित फर्क को महसूस कर सके। ये एजुकेशन के अंतर्गत हमारे होना अत्यंत आवश्यक है। और तीसरी बात यहाँ पर देखते हैं विवाह संबंधी समस्याएं। जब ये तीनों चीजें एक साथ एक संबंध में होती हैं, विवाह संबंधी समस्याएं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक लड़की जब दूसरे परिवेश में आकर के प्रवेश करती है तो वहां पर उसका एक नया रूप होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे संबंध भी बन जाते हैं उसके, कहीं उसका भाभी का बनता है, कहीं उसका बहू का बनता है, कहीं उसका अन्य रूप में चाची का बनता है। बहुत सारे ऐसे रूप हैं जहाँ पर उसको ये निभाने पड़ते हैं। ठीक यही रिलेशन उसके लड़की के पक्ष में यानी कि लड़के के भी बन जाते हैं, परंतु लड़की को एक लड़के के घर में समायोजन करना होता है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें उसके साथ साथ चलती हैं, जो हमने यौन संबंध भी बताए थे, हमने प्रेम संबंध भी बताए थे, बहुत सारी चीजों का समायोजन होता है। उन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए यहाँ पर अगर कोई समस्या है तो उसी के हिसाब से जो समय की डिमांड है, जो समस्या है, उसी के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। फिर आता है इसके अंदर यहाँ पर छठे रूप में आर्थिक समस्या। ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, आर्थिक समस्या। जब हम एक जिंदगी को जी रहे होते हैं तो उस जिंदगी में जीने के लिए हमें जो है अपना सही सही भूमिका निभानी है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं हैं। और हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में अगर देखा जाए तो तीन हमारी आवश्यकताएं होती हैं। भोजन होता है जिससे कि हम अपना एक शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहते हैं और अपना पेट की यानी उदर की पूर्ति करते हैं। वस्त्र होते हैं जिसको कि तन ढका जाए, और हमारा एक रहने का स्थान होता है, इस स्थान पर जहां हम अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं। ये तीन मूलभूत आवश्यकताएं थी। तो पहले क्या होता था, व्यक्ति के सीमित आवश्यकताओं के रूप में ये आते थे और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आराम से सुखी जीवन को जीने के लिए कोशिश की जाती थी। परंतु आज के समय में यदि हम देखते हैं तो हमारी इन तीन मूलभूत आवश्यकताओं में बहुत सारी डिमांडेड हो चुकी हैं। जैसे कि अगर हमें भोजन की आवश्यकता है तो हम केवल दाल रोटी पर निर्भर नहीं रहते हैं, हमें एक्स्ट्रा फूड चाहिए। वो कोई भी फूड हो सकता है, लेकिन हम एक बार दाल रोटी खा लें तो दोबारा हमें दाल रोटी नहीं चाहिए, अब एक्स्ट्रा फूड हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें आवश्यकता है मेहनत करने की, एक्स्ट्रा करने की। फिर इसके बाद हमें वस्त्र की आवश्यकता है तन ढकने के लिए। लेकिन आज का फैशन का जो दौर है, यहाँ पर हम केवल अपने शरीर को नहीं ढकते, यहाँ पर हमें एक अपने फैशन को, सामने वाले को उस फैशन का एक दिखावा करने की आवश्यकता हो चुकी है। तो उस चीज के लिए हमें क्या करना होता है, मेहनत करनी होती है, और मेहनत हमारी आर्थिक रूप में आती है। फिर उसके बाद तीसरा होता है घर में रहना, अपने आप को सुरक्षित फील कराना। घर में सुरक्षित तो फील है, लेकिन अब समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनानी है तो वहां पर हमें एक छोटा सा घर नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा चाहिए जो अच्छा सा हो, बहुत ही अच्छा सा हो, सुंदर हो, कि कॉलोनी में अड़ोसी पड़ोसी सब ये कहें कि घर हो तो ऐसा हो। तो यहाँ पर हमारी तीन मूलभूत आवश्यकताएं इतना विस्तृत रूप ले चुकी हैं कि अब हमें केवल अपनी आर्थिक स्थिति को, ये नहीं है कि हमें केवल मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी, इसको और ऊंचा उठाना, इस स्तर को और ऊंचा उठाना है। यदि हम जितना ऊंचा उठाते जाएंगे समाज में हमारी प्रतिष्ठा उतनी ही मजबूत होती जाएगी। ये विचार अब हर व्यक्ति के बनते जा रहे हैं। तो आर्थिक समस्याओं से जब व्यक्ति जूझते हैं तो वहां पर बहुत परेशानी, क्योंकि जब हमारी आवश्यकता कुछ ज्यादा ऊंची हो जाती है तो हमारी मेहनत भी उतनी ही होनी चाहिए। हमें हमारा लेवल जो है वो हमें और ऊपर उठाने के लिए तो बन जाता है, बढ़ाता है, तो वहां पर हमारी मेहनत भी बढ़ती है। और यहाँ पर आर्थिक समस्याएं हमारी बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो उन्हीं आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए हमें व्यक्तिगत रूप से क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस कार्य को करना चाहिए जिससे हमें कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा इनकम हो सके। तो ये भी हमारी एक व्यक्तिगत समस्या के अंतर्गत आ जाती है। और अंत में इसके अंदर आता है धर्म, चरित्र, नैतिकता,
आदर्श व मूल्य संबंधी समस्याएं। ये व्यक्ति के वो रूप हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि व्यक्ति यदि एक धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं है तो वो अपने कुपथ पर होगा। उसका चरित्र यदि सही नहीं है तो वो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। नैतिकता उसके अंदर नहीं है, माता पिता का सम्मान वो क्या करेगा? जब माता पिता का सम्मान नहीं कर रहा है तो समाज में क्या सम्माननीय होगा वो। फिर उसके बाद उसके आदर्श और मूल्य, उन्हीं यानी एक कथनी और करनी में एक व्यक्ति के कभी अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हर व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण मौजूद होते हैं, या समय की परिस्थिति का है या व्यक्ति की खुद की सोच का है। यहाँ पर कुछ मूल्यों को वो बिल्कुल हटा देता है, उसके आदर्श स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। नैतिकता उसके अंदर होती है परंतु वो नैतिक रूप से कहीं पर व्यवहार नहीं रख सकता। समाज में हो सकता है कुछ और रख रहा हो लेकिन अपने अंदर कुछ और बात होती है। और यहाँ पर धर्म और चरित्र, यदि एक बार व्यक्ति का चरित्र चला गया तो वहां पर वो व्यक्ति कभी भी प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। सब जानते हैं लेकिन हो सकता है उसके मुंह पर कुछ ऐसी बात ना हो। तो यहाँ पर ये 7 पॉइंट इनसे संबंधित हमने बताए थे कि सामान्य वैयक्तिक समस्या और उसकी आवश्यकता है। एक व्यक्ति को क्यों परामर्श की आवश्यकता पड़ती है व्यक्तिगत रूप से, और ऐसी कौन सी समस्या है जिनको कि हम हर व्यक्ति के साथ ये नॉर्मली होती है। जैसा भी बताया मैंने कि एक व्यक्ति जब समाज में रहता है, जीवन व्यतीत करता है, तो उसी जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। एक समस्या गई नहीं तुरंत दूसरी समस्या, कभी कभी एक साथ बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये वो नॉर्मली समस्याएं हैं हमारी जो एक व्यक्ति के जीवन में हमेशा बनी रहती है और इन्हीं के लिए वो प्रयत्न करता रहता है कि कैसे सुधार किया जाए। दूसरा, अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं तो आधारभूत सिद्धांत क्या है इसके आधारभूत सिद्धांत में हम ये देखते हैं, सबसे पहला कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अखंडित एवं जटिल होता है। व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है उसको कहते हैं वो अखंडित होता है और जटिल होता है। अखंडित यानी कि जो कभी टूट नहीं सकता। एक बात मैं आपको बता दूं, एक बच्चे का विकास जब होता है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था यानी कि 0 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था जो होती है, यहाँ पर उसको उसी के रूप से ढाला जाता है। यदि हमने प्रारंभिक 3 वर्ष में जो उसको सिखा दिया वो उसका आधा जीवन जी लिया, यानी उसने मजबूत बना लिया। और यदि हमने उसको 5 वर्ष तक की अवस्था में जैसा उसको अच्छा सा बना दिया तो वो उसका पूरा जीवन निर्भर करता है। जैसे एक व्यक्ति का 100 वर्ष का जन्म माना जाता है, ठीक है। अब 3 वर्ष की अवस्था में यानी कि 0 वर्ष से लेकर जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक की अवस्था में एक बालक के अंदर जो गुण आप डालोगे, अच्छे हों या बुरे, तो वहां पर उसने अपना आधा जीवन उसी हिसाब से बना लिया। यानी वो अच्छाई भी करेगा तो बुराई भी करेगा। या फिर कुछ ऐसा है कि जो भयंकर से भयंकर कुख्यात हम जिनको बोलते हैं वो भी बन सकता है। और यदि हमने 5 वर्ष की अवस्था में उसने जो भी देखा, जो भी सीखा, तो उसने अपना पूरा जीवन उस पर बना लिया, तो इसको कहेंगे अखंडित। जैसे एक कुम्हार है, उसका एक चाक है, उस चाक पर जो कुम्हार मिट्टी रखता है, बर्तन का निर्माण करता है, अगर शेप बिगड़ जाता है तो ऐसे ही उसका बर्तन खराब हो जाता है। ठीक इसी तरीके से एक बच्चे का 5 वर्ष तक की अवस्था में चाक जो है, जीवन का चक्र जो है वो घूमता रहता है। यदि उसमें सही रूप से निगरानी नहीं रखी गई, दृष्टिकोण नहीं रखा गया, उसको निर्देशित नहीं किया गया, तो वहां पर उसका जीवन खराब हो जाता है। तो हमें किस तरीके से बनाना है, इसीलिए वो जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा, उसको कहेंगे अखंडित। तो यहाँ पर सबसे पहले एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, वो क्या होती है, अखंडित होती है, फिर उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। और यहाँ पर उसकी जटिल यानी समस्याएं हैं, जीवन है तो समस्याएं तो होंगी। तो यहाँ पर वो जब टूटेंगे नहीं, उसका स्वभाव नहीं टूटेगा। अगर कोई ज्यादा पोलाइट व्यक्ति है तो वहां पर क्या होगा, वो भी टूटेगा, क्योंकि जब समस्याएं सामने आएंगी उस समस्याओं से वो टूट जाएगा। और अगर वहां पर कोई एक स्ट्रॉन्ग यानी कि एक इस तरह का, जैसे हम कहते हैं एक क्रिमिनल जो होता है, इस टाइप के या कठोर प्रवृत्ति जो होती है, अगर उस टाइप से एक बच्चा होता है तो भी वो टूटेगा, क्योंकि समाज में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इस तरीके से यहाँ पर एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो अखंडित होता है। और जीवन में जटिलताएं होती हैं तो वहां पर उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वहां पर भी उसका एक परामर्श होता है। तो यहाँ पर ये हो गया इसका पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आता है कि व्यक्ति की अनेकों समस्याओं में अंतर संबंध होता है। जैसे कि जो भी कोई समस्या है एक बच्चे के अंदर या व्यक्ति के अंदर, वहां पर उसका व्यक्तित्व जो है अंदर ही अंदर
समस्याएं तो होती हैं, वो स्वयं से सबसे पहले जूझता है, इसका समाधान क्या होगा, ये समस्या ऐसे है, किसी को कहूँ कि ना कहूँ, कहूँगा तो क्या होगा, इसका सामने वाला क्या सोचेगा, मेरे पर हंसी होगी, इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। वो अंदर ही अंदर विचार विमर्श करता रहता है और उलझता रहता है उनमें। अब कभी कभी या तो वो स्वयं सीख जाता है और नहीं सीखता है तो उसको परामर्श की आवश्यकता होती है। तब उसे लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उसकी समस्या का समाधान कर सके। लेकिन सबसे पहले उसको खुद से ही जूझना होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि हाँ ये समस्या है, ये मेरे लिए उचित नहीं थी, अब मैं यहाँ जूझ रहा हूँ, अब मुझे किसी अन्य की आवश्यकता है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर कि इन समस्याओं से संवेगात्मक पक्ष संबंधित होता है। बिल्कुल, जो भी हमारी समस्या उत्पन्न होती है तो जो हमारा एक संवेगात्मक पक्ष यानी भावात्मक पक्ष जो हमारे अंदर मौजूद है वो जरूर प्रभावित होता है। अच्छा हो या बुरा हो, हर रूप में हमारे संवेग होते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पर वो संवेग जो है प्रभावित हुए बिना नहीं मानते। तो कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले हमारे इमोशन जो है वो हर्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होते ही हैं। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर यह समस्याएं प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में दोनों ही रूपों में होती हैं। जो भी समस्या होती है हमारे सामने वो प्रत्यक्ष भी होती है क्योंकि हम उसको फेस करते हैं, और परोक्ष रूप से यानी पीछे से भी हमारे सामने आती हैं। समस्याओं का हमें कुछ पता नहीं है कब कौन सी समस्या हमारे सामने आके खड़ी हो जाए। वहां पर हमें कभी कभी जीवन में अचानक से उसको फेस करना होता है। कभी कभी आपने ये भी सोचा होगा कि चलो अब देखा जाएगा, अब जो भी होगा अब तो वो समय के ऊपर है, देखा जाएगा क्या होता है, या अब कौन सी ऐसा जो भी आपने समाधान निकाला, आपने अपने तीर छोड़ दिया, अब देखते हैं ऊंट कौन सी करवट बदलता है। ऐसे मुहावरे भी आपने सुने होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ तो ऐसे समस्याएं होती हैं जो हमारे सामने आ जाती हैं, हमारे सामने है, हमें ये फेस करना है। हमारी आर्थिक स्थिति हो सकती है, भाई ये तो हम जूझ ही रहे हैं, इसको तो हम फेस कर ही रहे हैं, तो ये हमारी एक प्रत्यक्ष रूप से है, क्योंकि इस पर तो हम जितनी मेहनत कर लेंगे उतना हम कमा लेंगे और अपनी स्थिति को मजबूत बना लेंगे। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि परोक्ष रूप से होती हैं, यानी कि हम कह नहीं सकते कब कहाँ से आ जाए। ठीक है, तो वहां पर उन समस्याओं का समाधान भी हमें निकालने की आवश्यकता होती है। अगर नहीं निकालेंगे तो जीवन को नहीं जिया जा सकता, और अधिकतर पूरा जीवन जो है परोक्ष रूप से समस्याओं से घिरा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होता है। फिर हम यहाँ पर ये देखते हैं अंत में कि व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु स्वयं की सूझ या अंतर्दृष्टि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये बताया था कि एक व्यक्ति अपनी समस्याओं में खुद घिरा होता है। उस समस्याओं से वो कैसे निजात पा सकता है, कैसे पीछा छुड़ा सकता है, कैसे उससे पिंड छूटे उसका, ये सारी समस्याओं का विचार वो अपने दिमाग के अंदर करता है। इस दिमाग के अंदर सूझ दृष्टि जो होती है, अंतर्दृष्टि जो होती है, कोहलर की यहाँ पर आपको एक जो सीडी पे में अगर आपने पढ़ा होगा, यदि स्वयं की सूझ नहीं लगाओगे तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते, क्योंकि जिंदगी में इस जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कि कोई सॉल्यूशन ना हो। हर समस्या का सॉल्यूशन है। यदि एक दरवाजा बंद होता है तो उसके लिए हजारों दरवाजे भी खुलते हैं। बस आपको आवश्यकता है आपकी अपनी सूझ की, उस सूझ की जहां पर आप उससे जूझ रहे हैं तो वहां पर क्या हो सकता है। तो सबसे ज्यादा समाधान करता आप स्वयं के अंदर है, यानी आपका दिमाग है, आप स्वयं है, आपकी बुद्धि है, आपके संवेग है, हर चीज आपके अंदर जब समाहित है तो आप अपनी समस्या को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज बताई है, सबसे पहले कि एक व्यक्ति यदि किसी समस्या का समाधान करता है तो यहाँ पर स्वयं की सूझ या अंतर्दृष्टि ही उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आप अपनी समस्या का समाधान निकाल सकें। क्योंकि व्यक्ति के अंदर बहुत बड़े बड़े उपाय छुपे होते हैं, बस आवश्यकता है उसको सही समय पर और कैसे प्रयोग किया जाए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर 2 पॉइंट पढ़ाए हैं कि व्यक्तिगत जो हमारी समस्याएं होती हैं उन सबको कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ ये देखा था कि ये सामान्य रूप से व्यक्तिगत समस्याएं थी, वैयक्तिक रूप भी बोलते हैं इनको, और ये आवश्यकताओं के रूप में थी। अब ये हमारे 7 वर्ग में रखी गई थी। तो ये किसने रखी थी, यहाँ ये रखा था मूनी एवं रेमर्स। मूनी एवं रेमर्स ने इनको 7 वर्गों में सामान्य समस्याओं को बांट के रखा हुआ है। तो ये अगर पूछा जाता है, आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि 7 वर्गों में समस्याओं का विभाजन व्यक्तिगत तौर से किसने रखा था, तो मूनी एवं रेमर्स ने रखा था। दूसरा, इसके आधारभूत सिद्धांत हमारे यहाँ पर कौन कौन से थे, तो इसमें भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट रख लिया जाएगा।
या फिर इसमें से 2 या 3 एक साथ रख लिए जाते हैं और फिर यह चौथा ऑप्शन दे दिया जाता है कि यह सभी। तो इस तरीके से भी ये आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको 2 पॉइंट पढ़ाए थे। अगली वीडियो में हम फिर से आपको एक और पॉइंट देंगे इसके अंदर, इसी के कार्य वगैरह कि कहाँ पर कैसे कार्य होते हैं और किन किन क्षेत्रों में या रूपों में होते हैं। तो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ प्रोग्रेस पॉइंट में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएं और हर वीडियो आपको देखने का अवसर प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं। और प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिए जहां इसकी आवश्यकता है। वीडियो कैसी लगी आपको और किस टॉपिक पर चाहिए, मुझे इससे संबंधित आप कमेंट भी डाल सकते हैं। यदि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो भी है, सी टेट का है, टेट का है, सुपर टेट भी आने वाला है, तो इस तरीके से यह जो भी आपके आगामी एग्जाम है वहाँ पर पीडीएफ आपको हर करंट अफेयर्स के हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, या जो भी टॉपिक्स हैं आपके लिए वो जाते ही रहते हैं, जैसे जीएस वगैरह हैं। तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसमें नाम डाल दूंगी, आप उसको देखते रहिएगा। और बाकी की जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।